नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास। मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाते चला जा रहा हूँ साइंस, जिसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी जगह ये हेल्पफुल होगा। आप चाहे एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, भारत में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ये स्टेट पीसीएस दे रहे हो, सभी जगह पर ये इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ते चले जाइए, मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ। आपको हर तरह के क्वेश्चन्स बता रहा हूँ मैं, हर तरह के कॉन्सेप्ट को समझाते चला। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले पुराने क्लासेस को देखते हुए आइए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज़ चल रहा हूँ। उससे क्या है कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा और उस नोट्स को केवल आपको रिवाइज़ करना होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ओम मीटर आपसे पूछा गया है। चलिए, तो आज हम जानेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज मेरा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में पहले समझ लेते हैं। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी कंडक्टर में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो जो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कंडक्टर है, ठीक है? तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। अब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा तो यहाँ के भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, आयन्स हैं, और इधर के भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, आयन्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे? दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। अब इनके कोलाइड करने से क्या हुआ? उस कंडक्टर में करंट की जो चाल है, यानी प्रवाह है, उसमें एक रुकावट हुआ। यानी कि रेज़िस्ट हुआ, रुकावट हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो करंट को जो है अपोज़ करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज़ कंडक्टर। यानी कि अगर मैं बेसिक परिभाषा रेजिस्टेंस का लिखूँ तो ये क्या है? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रेजिस्ट करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है। यानी कि रोकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैंने आपको ओम्स लॉ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया था कि V प्रोपोर्शनल है I के, तो प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम R। तो V बराबर क्या बनता है आपका IR, और यही R क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। तो यानी कि अब अगर हम R को यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा? V/V हो जाएगा। मैं यहाँ से हटा दूँ पहले चलिए, अब पूरा बोर्ड विज़िबल है। तो यानी कि अब ये क्या हो गया? R बराबर V/I हो गया। यानी कि V मेरा क्या है? वोल्ट है, I मेरा क्या है? एम्पीयर है। यानी कि वोल्ट पर एम्पीयर क्या है इसका? यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पीयर। वहीं अगर एक करंट अगर हम 1 एम्पीयर का करंट अप्लाई करते हैं और वहाँ कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पीयर बोलते हैं। तो यानी कि वोल्ट पर एम्पीयर का ही दूसरा नाम क्या है? यानी कि वोल्ट पर एम्पीयर का ही दूसरा नाम क्या है? सॉरी, उसको बोलते हैं ओम। यानी कि ओम क्या हुआ? ओम, जिसका सिंबल है इस तरह से। तो वोल्ट और एम्पीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस के बारे में बात। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट भी करें, तो हमको एक हर जगह पर एक कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि एक पॉइंट मिलेगा, और इस डॉट लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे इन वैल्यूज़ से, तो हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये सारी बातें मैंने पहले से एक्सप्लेन करके रखी है, अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगा। आप पीछे की वीडियोज़ को देखें। तो यानी कि ऐसा यूनिट आपको क्या हो गया? 1 ओम, और 1 ओम ही क्या होता है? 1 वोल्ट, 1 एम्पीयर, ये 1 ओम को रिप्रेज़ेंट करता है। यानी कि 1 ओम वह रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, जिस समय कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से 1 एम्पीयर का करंट बहता है। यही क्या हुआ आपका? 1 ओम हो गया। तो आशा करते हैं रेजिस्टेंस आपको रिवाइज़ हो गया होगा और रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें भी पता चल गई होंगी। अब आपको रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ जानकारी होना चाहिए, और वो क्या है कि रेजिस्टेंस को कुछ फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं। वो कौन-कौन से फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से। तो रेजिस्टेंस को अफ़ेक्ट करने वाले टोटल 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स है आपका कंडक्टर का लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस को अफ़ेक्ट करता है। साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो भी कंडक्टर होगा उसका उसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। अब ये कैसे करता है? प्रोपोर्शनली करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है, अभी आगे देखिए। पहले तो क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ समझा, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है।
लेकिन अगर इसको आप साइड से देखेंगे तो ये सर्कुलर दिख रहा है। तो यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को साइड से देखते हैं, तो वो जो उसका एरिया कहलाता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। अब मैं इसको पार्ट-पार्ट, इक्वल पार्ट में बाँटूँ, तो हमेशा ये किस में टूटेगा? एक सर्कल नहीं टूटेगा। यानी ये इसका क्या बताता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बताता है। साथ ही साथ जो तीसरा फैक्टर है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। चौथा तीसरा जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो यानी कि आर को देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब इन दोनों को मैं मिला दूँ तो क्या मिलेगा? अगर मैं लिखूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ? तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए सी एस के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएँगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रो। तो रो एल बाई ए सी एस। अब यहाँ हमारे टर्म आया रो और इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी रो को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपसे कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा, जब मैं न्यूमेरिकल के सेक्शन में पहुँचूँगा, केवल न्यूमेरिकल कराऊँगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए, तो अगर कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई, यानी कि वो साइड से कैसा दिखेगा? सर्कुलर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी कई बार आपको यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह से जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको उसी तरह से लेना पड़ेगा। पर इन जनरल आपसे सवाल इन्हीं दोनों पर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं इनका मतलब क्या है। इसके बेसिक मतलब को समझिए, क्योंकि सवाल यहीं से निकलेगा। जो थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है वो यहीं से निकलेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम बोले कि अगर हम वायर के लेंथ को डबल कर देते हैं, वायर के लेंथ को अगर हम डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आऊँगा तो सारी चीज़ें बदल जाएँगी। सारी चीज़ें कैसे बदल जाएँगी? उससे पहले भी एक और चीज़ है। आपको बता दें कि जो तार लंबा होता है, यानी कि अगर वायर कैसा है मेरा? लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हायर रेजिस्टेंस होगा हमेशा। तार का रेजिस्टेंस, तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और उसी तरह से वाइस वर्सा अगर देखें, तो अगर तार छोटा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? लेस रेजिस्टेंस होगा। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली सवाल आपसे यही सब पूछा जाता है। अब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लेके चले, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी अब अगर मैं उसके एरिया को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं उसके एरिया को डबल करता हूँ, एरिया को मैंने डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। अब जो है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया है कि जो जितना मोटा तार होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा होता है और तार जितना पतला होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही पतला होता है। यानी कि थिक वायर का अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर वायर मेरा थिक है, अगर हम बोलें कि वायर मेरा थिक है, थिक वायर है, तो अब अगर आप इसको देखिएगा, तो थिक वायर है तो एरिया अगर उसका ज़्यादा होगा, जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से ज़्यादा संख्या को भाग लगाएँगे, तो निश्चित रूप से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए थिक वायर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम आएगी। वहीं अगर थिन रेजिस्टेंस होगा, यानी कि वायर जो है अगर थिन होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा निश्चित रूप से। अब देखिए, आप एक एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर लीजिए और एक एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर लीजिए, तो 10 वाला लेंगे तो 0.1 आएगा और 10 लेंगे तो सॉरी 10 लेंगे तो 0.1 आएगा, 5 लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन बड़ा है। तो यानी पतला तार में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और थिक वायर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी। ये सारी बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, जितना अच्छा से बैठा सकते हैं। तो अब अगर इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछा जाता है, इसको अगर मैं मिटा दूँ, तो आगे बढ़ते हैं अब इसके। फिर क्या देखा कि आर जो है वो है रो एल बाई ए के बराबर है, यानी एरिया ऑन क्रॉस सेक्शन के बराबर है। अब अगर मैं बोलूँ कि 1 कि एरिया जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अब अगर मैं बोलता हूँ कि किसी तार का, यानी अगर मैं बोलूँ वायर के डायमीटर के सेंस में आपको समझाऊँगा, डायमीटर के सेंस में समझाऊँ, तो आपसे पूछेगा कि अगर तार का डायमीटर, ध्यान से सुनिएगा, तार का डायमीटर, पहले तार का डायमीटर मान लेते हैं कि 1 मीटर था, 1 मीटर था और दूसरी बार यानी कि चेंज कर देते हैं तो इसके डायमीटर को हम चेंज कर दिए 2 मीटर पर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा रेजिस्टेंस पे देखिए। तो पहले मेरा अगर मैं लूँ तो ये होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, अभी-अभी फ़ॉर्मूला लिखाया था, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया।
1 का स्क्वायर हो गया ना। अब जो है पहले डायमीटर या फिर पहले डायमीटर d था और अब जो है डायमीटर का दुगना हो गया। तो चलिए ये तो बन गया d स्क्वायर। तो क्या कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं फ़र्क पड़ा, यानी कि 1/ACAC रह गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में यहाँ पर बोला गया है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी पाई/4 d कितना हो गया? ये 2d के स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार पाई/4 d स्क्वायर होता है और d 2d का स्क्वायर हो गया। यानी कि अब जो नया रेजिस्टेंस बना वो कितना हो गया आपका पाई/4 और d स्क्वायर को अलग कर लीजिए और 4 को अलग कर लीजिए। तो ये जो r डैश है वो क्या बना? 1 बाई पाई/4 d स्क्वायर आपका फिर से क्या बन गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया और इसका कितना हो गया? 4 गुना बन गया। तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस जो तार दिया हुआ था अगर उसका डायमीटर d था और उसके डायमीटर को हम दुगना कर देते हैं, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना हो जाएगा? वो 1/4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने अभी आपको समझाया। यानी कि जब भी हम किसी तार के डायमीटर को डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम करेंगे, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इससे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं डायमीटर को 3 गुना कर दूँगा, तो रेजिस्टेंस मेरा 1/9 टाइम्स होता चला जाएगा और इसी तरह से आप डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा और आप डायरेक्टली उसको बना लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी बातें मैंने आपको बताई। अब आइए समझते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे ये इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको बता दें कि कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होता है और कुछ का हाई होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कॉपर का, जो कि घर में आप तार देखेंगे तो कॉपर का ही तार लगा हुआ रहता है। तो अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, तो हम देखेंगे कि और एक जो है नाइक्रोम लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ना, एक मैं कॉपर का तार ले रहा हूँ और दूसरा नाइक्रोम। अब नाइक्रोम तार यानी कि निकेल और क्रोमियम को मिलाकर बनाने वाला तार और ये बहुत ही हेवी तार होता है जो कि आपके प्रेस में यूज़ किया जाता है, आयरन इस्त्री में आपके यूज़ किया जाता है या फिर गीज़र वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो यानी कि अब अगर हम इसको कंपेयर करें, तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि जो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो कॉपर वायर से ज़्यादा होगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा नाइक्रोम वायर का, वो कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से कहीं ज़्यादा होगा और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कितना ज़्यादा होगा? तो 60 गुना ज़्यादा होता है। आप याद रखिएगा, 60 गुना बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा होता है, 60 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, वो जो मटेरियल है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब आता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, तो टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर भी देखेंगे सवाल कैसे बनते हैं। तो आपको बता दें कि अगर प्योर मेटल के केस को अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं प्योर मेटल की बात कर रहा हूँ, आपसे एग्ज़ाम में प्योर मेटल तो नहीं लिखा रहेगा, लेकिन मेटल इन जनरल वो लिख देगा कि मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। वहीं अगर टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी मेरा कम हो जाएगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं कुछ एलॉयज़ की बात करूँ, आपसे पूछ देगा एलॉयज़ के बारे में। अब एलॉयज़ क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे ये आपका नाइक्रोम का तार जो है, ये एक तरह का एलॉय है, ये मिक्सचर है एलिमेंट्स के। तो यानी कि एलॉय काफ़ी मजबूत चीज़ होता है। तो अगर मैं एलॉय की बात करूँगा, तो उसमें और भी नाइक्रोम के साथ जो है कॉन्स्टेंटन वायर कहलाता है, कॉन्स्टेंटन। आप याद रखेंगे इसका भी नाम कॉन्स्टेंटन तार होता है। साथ ही साथ नाइक्रोम मैंने लिख ही दिया और एक तार और होता है मैंगनीज, मैंगनीज। ये बार-बार शब्द आएँगे इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। तो ये 3 नाम एलॉय के रूप में आपसे एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। तो इन पर इन तीनों पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छे एग्ज़ाम में इसी पर सवाल पूछा जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपसे सवाल पूछ देगा, बताइए दिए गए 4 ऑप्शन में से किस पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? तो आपको अगर याद है ये तीनों ना, तो आप फट से इस सवाल को हल कर लेंगे। तो ये थी पूरी बातें रेजिस्टेंस से संबंधित, जो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं आगे रेजिस्टिविटी पे। आगे हम सवालों को भी देखेंगे, लेकिन पहले बता दूँ आपको रेजिस्टिविटी के बारे में। आइए समझते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी। अब देखिए, अभी-अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। क्या? रेजिस्टेंस के बारे में, कि मैंने बताया R प्रोपोर्शनल है L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको एक रिजल्ट मिलता है, जो कि R प्रोपोर्शनल होता है L बाई ACS के। तो यानी कि जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रो L बाई ACS। तो अब आपको याद रखना है कि अब ये जो रो है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट का नाम है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। देखिए आपको, तो यानी कि अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? तो न्यूमेरिकली अगर इसकी परिभाषा को देखें, न्यूमेरिकली अगर इसके परिभाषा को आप देखेंगे तो ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मैं बता दूं आपको फिर से कि रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है। अगर न्यूमेरिकली बात करूं मैं रेजिस्टिविटी का, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि अगर मैं किसी वायर का अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं, यूनिट कर देता हूं, वहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो आप पाएंगे कि जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है। फिर से बोल देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और लेंथ ऑफ जो वायर है उसको भी 1 मीटर कर दूं, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बराबर हो जाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एसआई यूनिट के ऊपर आते हैं। अब इसके एसआई यूनिट को भी देख लिया जाए। अब एसआई यूनिट क्या होता है? अब एसआई यूनिट में आप देखिए तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ में मीटर होता है। तो मीटर से मीटर को काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ओम मीटर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि ओम मीटर किसकी यूनिट है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टांस है, वो लेंथ या फिर थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। आपको बता दें कि ये लेंथ और डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस। लेंथ एंड थिकनेस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस पर डिपेंड करता है? तो सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टांस पे। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सबस्टांस। नेचर ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में, अगर आप डिफरेंस को गौर करेंगे तो। तो यानी कि रेजिस्टिविटी जो है, हम कंपेयर कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक सबस्टांसेस के रेजिस्टेंस को लेकर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूँगा जो कि आपको दिमाग में रखना है। आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटालॉइड्स हैं। यानी कि अभी मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेटल्स में सबसे जो पहला एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ जिसको कि आपको याद रखना है कि सिल्वर की रेज़िस्टिविटी क्या हो सकती है। तो सिल्वर की रेज़िस्टिविटी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। ये होता है 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। वहीं अगर सिल्वर के बाद आपको अगर मैं कॉपर की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालों में से एक आएगा, कॉपर और सिल्वर, ये होता है 1.69 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये 2 तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। आपसे साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि मैंगनीज, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाए थे जो एलॉय हैं। अब यहाँ से मैं एलॉय का लिख रहा हूँ। एलॉय का देखेंगे तो आप मैंगनीज है, मैंगनीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन और तीसरा मैंने बताया था नाइक्रोम तार। इन तीनों का भी आपको बिल्कुल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैंगनीज का होता है 44 गुना 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। साथ ही साथ
अगर कांस्टेंटन का देखेंगे तो ये होता है 49 गुना 10 का पावर -8 ओम मीटर। और नाइक्रोम का अगर मैं लूँ तो ये होता है 110 गुना 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखना है। वहीं आपसे ग्लास का भी पूछा जाता है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ इंसुलेटर की। अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ, तो ग्लास का आप देखिए, ग्लास और इबोनाइट से सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो ग्लास का होता है 10 का पावर 10 से लेके 10 का पावर 14 ओम मीटर तक। साथ ही साथ आपसे डायमंड का भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो डायमंड का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायमंड का होता है 10 का पावर 12 से लेके 10 का पावर 13 ओम मीटर तक होता है ये। और लास्ट आपको एक और याद रखना है जो कि इबोनाइट रॉड। इबोनाइट का होता है आपको 10 का पावर 15 से लेके 10 का पावर 17 ओम मीटर। आपको अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। अब वो पैटर्न आपको समझना है देखकर। आप देखकर ये बता सकते हैं कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है और किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। आप देखिए इंसुलेटर, तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखा था इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टेंस एंड टेम्परेचर। यानी कि इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा सवाल कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा उसमें एक इंसुलेटर लिख देगा तो बोलेगा किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इबोनाइट की सबसे ज़्यादा यानी इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सिल्वर मेटल को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ये आप याद रखिएगा। बेस्ट कंडक्टर कौन-सा होता है? तो सिल्वर होता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं आपको बता दें कि हम लोग कॉपर का तार यूज़ करते हैं और एल्युमिनियम का तार यूज़ करते हैं। अपने घर में डोमेस्टिक वायरिंग में तो हम सिल्वर का तार नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर काफ़ी महँगा है। कॉपर का तार यूज़ करते हैं और जो हाई ट्रांसमिशंस लाइन्स होती हैं, वहाँ पर हम एल्युमिनियम का तार यूज़ करते हैं। बता दें आपको कि घर में जो आने वाला कनेक्शन है, वो स्टार कनेक्शन कहलाता है। वहीं जो लाइन जाती है आपको फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा वोल्टेज पर, तो वो डेल्टा कनेक्शन होता है। याद रखिएगा स्टार कनेक्शन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है। स्टार कनेक्शन में आपको न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहीं डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इस पर भी सवाल बन सकता है आपको। तो ये सारी थी बातें और भी आपको चीज़ें मैंने बहुत कुछ बताया, अब उसको हम लोग क्वेश्चंस के ज़रिए भी देखेंगे। तो अब आपको टेम्परेचर के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि टेम्परेचर कैसे? अब देखिए जब प्रेस करते हैं तो प्रेस पर कपड़ा के लिए काफ़ी तेज़ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तार की रेजिस्टिविटी कम रख देंगे, तब तो वो जल जाएगा ना, निश्चित रूप से जल जाएगा। तो इसीलिए जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज़ में जैसे कि आयरन और टोस्टर, उसको हम लोग एलॉय से बनाते हैं। हम लोग किससे बनाते हैं? एलॉय से बनाते हैं, मैंगनीज, कांस्टेंटिन और नाइक्रोम से। इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। तो यानी कि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है निश्चित रूप से, इसलिए नाइक्रोम तार का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नाइक्रोम जो है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं करता है, इसीलिए नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें थीं। अब वही देख लीजिए कि अगर मैंने एक चीज़ यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स और इंसुलेटर तो मैंने बता दिया था। अब मेटालॉइड क्या होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करेगी, बस आपको इतना बात याद रखना है यहाँ से। तो ये थी आपको संबंधित बातें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, जो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूँगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ, तो कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ करता है। कैसे? तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी मेरा इंक्रीज़ कर जाता है। उसी तरह अगर मैं
सेमीकंडक्टर की बात करूँ, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, तो यहीं लिख देते हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, तो जो रेजिस्टिविटी है, वो गिरने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और वहीं अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, तो जो रेजिस्टिविटी का फ़ॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये होता है रूटी बराबर रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ और डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होगी। अब जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है अगर कोई मटेरियल दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। साथ ही साथ आपको बता दें कि रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी सवाल आपसे एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या पूछ देगा आपसे। तो ये थी सारी बातें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर संबंधित जो आपने अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप चाहते हैं एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक करना, तो आपको संयम से 6 महीना, साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको बार-बार रिवाइज़ करना होगा जब एग्ज़ाम आ जाए। तो देखिए आने वाले समय में सारे के सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, जेईई, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, कई स्टेट्स के एग्ज़ाम होंगे, टीचिंग एग्ज़ाम होंगे, तो कहीं पर भी आपको साइंस आता है, आप इनको पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए। मैं क्वेश्चन इतने कराता हूँ कि आपको ये याद हो जाएँगे, बस आपको यही करना है। आइए देखते हैं अब पूछे गए जो सवाल हैं आपको कौन-सा किस एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको क्लास लिया अब आप देखिए कि क्या-क्या आपसे पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो वायर की रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। तो आप अब आंसर दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे बताइए मुझे। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग कौन-सा सही है? ये सवाल कब पूछा गया है? ये मैं बता दूँ आपको, ये सवाल आपसे पूछा गया है नीट 2020 में, लेकिन ये आपके भी इर्रेलेवेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल पर। अभी-अभी तुरंत इसका भी जवाब दिया मैंने। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किसका लोएस्ट रेजिस्टिविटी है? तो ये आप बताइए किसका लोएस्ट रेजिस्टिविटी है? तो सबसे ऊपर जो मैंने लिखा था कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है और वो मैंने आपको लिखवाया भी था 1.60 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, यानी सबसे कम इसी का है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा मैंने बताया किसका है, इबोनाइट का है और इबोनाइट का मैंने बताया 10 का पावर 15 से 10 का पावर 17 ओम मीटर होता है, अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो। उसी तरह से रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी गई है, तो वो क्या होती है? तो वो होती है ओम मीटर होती है। आइए, ये सवाल कब किसमें पूछा गया है ये भी बताता चलूँ मैं। तो ये है आरआरबी एएलपी 2019 में। आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया ये सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टिविटी। मैंने अभी तुरंत सबसे आखिरी में बताया था कि मेटालिक कंडक्टर अगर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होता है? इंक्रीज़ कर जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बोलता है कि 2 वायर है ए एंड बी जो कि सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ए हैज़ ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द, तो रो ए अपॉन रो बी बताना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपसे पूछा गया है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है और उसको स्ट्रेच करते हैं उसके डबल पर लेंथ पर, तो उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या बनेगी? तो ये सवाल आपके किस एग्ज़ाम में पूछा गया है? तो ये पूछा गया है एसएससी जेईई में। एसएससी जेईई में ये सवाल पूछा गया है। तो मैंने बताया है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो नया रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पे। तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, रिमेन्स अनचेंज्ड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब बोलता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। देखिए मैंने आपको आखिरी में जो है दिखाया था सब कुछ। तो ये पूछा गया है आपको नीट 2019 में, लेकिन ये रिलेवेंट है आपके सवाल और भी कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है मैंने बताया कि जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती हुई चली जाएगी। यानी कि डिक्रीज़ेज़ विथ टेम्परेचर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज साइंस की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। फिर भी आप कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक को रखें। धन्यवाद।